ओके, सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का लेक्चर। और पॉलिटी में हम लोग लास्ट लेक्चर में विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद, ये जो दो कंसेप्ट थे पूरी तरीके से खत्म कर लिए थे। और लास्ट जो आर्टिकल हुआ था वो हमारा हुआ था 213, जिसमें गवर्नर के ऑर्डिनेंस की चर्चा चर्चा थी। ठीक है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस की चर्चा थी। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं 214, जिसमें हम हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, हाई कोर्ट, हम हाई कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय। ओके, हाई कोर्ट की चर्चा कहेगा कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 21 हो। और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें थी? तो इस वन को यहाँ आगे लगा देंगे, 124 में थी सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। लेकिन हम यहाँ क्यों सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम सिर्फ यहाँ हाई कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखो, अब इस हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं और उसके अलग अलग आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन हमें वो सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट के कंसेप्ट हैं उन्हें याद रखने हैं। और इस पूरे हाई कोर्ट में कोई आर्टिकल याद रखना है तो वो याद रखना है 214। 214 याद रखो, क्योंकि सीधा यही पूछता है प्रीलिम्स में कि बताओ हाई कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? तो 214 में। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हाई कोर्ट को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लाया गया है? तो इसे बोरोड किया गया है यूएसए से। पहली चीज, कहां से बोरो किया गया है? बोरोड फ्रॉम यूएसए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हाई कोर्ट को लाया गया है। पहली बार हाई कोर्ट को कब बनाया गया था? तो देखो, पहली बार जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज समझ गए कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, और इंडिया में जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करे या कोई भी कंपनी लोगों के खिलाफ कुछ कर रही है तो उन्हें हम कुछ सजा दे सके, इसके लिए उन्होंने न्यायालय की स्थापना करी। और न्यायालय की स्थापना करने के लिए पहले हमें बिल वगैरह पास करवाना पड़ता है, तो उन लोगों ने भी पहले अपने पार्लियामेंट में बिल पास करवाया, हाई कोर्ट एक्ट 1861। ये याद रखना, पहली बार बिल पास हुआ क्या? हाई कोर्ट एक्ट 1861। 1861 के तहत कहा गया कि भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। 3 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ? तो एक कोलकाता, इसको हम लोग क्या कहते थे? कलकत्ता। उसके बाद दूसरा मद्रास में यानी चेन्नई, और तीसरा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो अंग्रेजों ने हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत भारत में कितने हाई कोर्ट बनाने की डिमांड रखी? 3। कहाँ कहाँ? बंगाल में, मद्रास में, मतलब, और यहाँ मुंबई में। ठीक है, 3। तो क्या जैसे ही बिल पास हो जाएगा तुरंत बन जाएगा? नहीं, बनने में टाइम लगेगा। तो ये तीनों हाई कोर्ट बनकर तैयार होते हैं 1862 में। ठीक है, 1862 में। तो 1862 में हमारे देश के पास 3 हाई कोर्ट मौजूद थे। कौन कौन से? कोलकाता या कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। उसे उस वक्त मुंबई ने बॉम्बे कहते थे। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बम्बई कहा जाता था मोस्टली। ठीक है, और कब बन के रेडी हो गया? 1862 में। 1862 में। उसके बाद 1935 में 1935 में अंग्रेजों ने एक और कानून को पास किया और कहा कि पूरे भारत में जितने भी प्रोविंस हैं उन हर प्रोविंस में क्या होना चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो कब ये चीज कहा उन्होंने? उन्होंने कहा 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत कहा गया कि भारत में जितने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस यानी हर स्टेट में क्या चाहिए? एक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इन
एवरी स्टेट, एवरी स्टेट, ठीक है। ओके, बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या कहा गया? हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। आप कहोगे कि सर 28 राज्य हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हैं 7, ठीक है। तो 28 राज्यों में आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सारे राज्यों में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 ही हाई कोर्ट है। तो भैया कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत छोटे हैं, तो उन स्टेटों को बड़े स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया, मतलब कि वो स्टेट बड़े स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे हमारा गोवा, गोवा छोटा सा है, तो गोवा के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो या तो वो कर्नाटका में चले जाएंगे अगर उन्हें नजदीक पड़ेगा, या तो वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो गोवा गोवा और महाराष्ट्र का एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया। उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया। उसी तरीके से जो लक्षद्वीप के लोग थे, लक्षद्वीप के, वो लोग केरला हाई कोर्ट में जाते थे। पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार के लोग वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में जाते थे। समझ आ रहा है? हाँ, तो कुछ कुछ जो राज्य हैं उन राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो गया, और वैसे ही कुछ जो यूनियन टेरिटरी है उनका एक कॉमन हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी सबके पास अपना हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली के पास, दिल्ली तो भाई राजधानी है, दिल्ली एक यूटी भी है, उसके पास अपना खुद का जो है हाई कोर्ट है। समझ आ रहा है? तो बताओ आज के टाइम पीरियड में हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट? कुल 25 हाई कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 214 में। पहली बार हाई कोर्ट को बनाने का प्रावधान कब आया? 1861 में। बन के तैयार कब हुआ? 1862 में। पूरे देश में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये कब कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना क्लियर है? ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये क्या है? एक एग्जाम्पल, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब कुछ चीजें याद रखो। देखो, एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट हो सकता है। एक स्टेट है, मैं लिखता हूँ, वन स्टेट है, वन स्टेट के अंदर वन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट हो सकता है। दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। समझ में आया? कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। उसके बाद एक ही स्टेट में दो हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। दो हाई कोर्ट भी हो सकते हैं अगर स्टेट बहुत बड़ा है। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 से 25 करोड़, ठीक है। 22 से 25 करोड़ की जनसंख्या है, इतना बड़ा एरिया है। इसीलिए इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में दो हाई कोर्ट हैं। कौन कौन से? एक इलाहाबाद और एक लखनऊ, ठीक है। तो बताओ, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकता है, दो स्टेट का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, और 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 एक स्टेट में दो से अधिक भी हाई कोर्ट, मतलब एक से अधिक हाई कोर्ट हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स कितने हाई कोर्ट होंगे? दो हाई कोर्ट। तो जैसे मैं कहूँ कि ये जितने भी इधर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, चाहे ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब का एक कॉमन हाई कोर्ट आसाम में हो सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो दो या दो से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। एक राज्य में एक से अधिक भी हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जजों की संख्या फिक्स थी, लेकिन हाई कोर्ट देश के जो राज्य हैं वहां के पॉपुलेशन के बेसिस पर बनाए जाते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पर जजों की नियुक्ति होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों की कोई मिनिमम या फिक्स्ड संख्या है क्या, नहीं, हम ये बता नहीं सकते। जैसे किसी किसी हाई कोर्ट में हो सकता है कि 150 जज हो, किसी में 115 हो, किसी में 80 हो, किसी में 40 जज हो, है कि नहीं? तो
उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जजों की संख्या फिक्स नहीं होती है, वहां के पॉपुलेशन के बेसिस पर वहां जजों की नियुक्ति की जाती है। क्या क्लियर है? लेकिन हर हाई कोर्ट का एक चीफ न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहले मैं यहां लिखता हूं ऊपर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है वो किसका होता है ऊपर? वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे पूरे देश के लिए एक चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे ही हर राज्य के हाई कोर्ट का अपना एक चीफ जस्टिस होता है, उसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है कि अच्छा, जो हाई कोर्ट में जो जज होंगे या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना? एलिजिबिलिटी फॉर हाई कोर्ट जज, ठीक है? एलिजिबिलिटी फॉर हाई कोर्ट जज। अच्छा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? देखो भाई, पहली चीज तो अब मैं ये हर बार नहीं बताऊंगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे भाई, बिना भारत का नागरिक रहे कोई भी इंसान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज वज नहीं बन सकता है, या ना ही वो पार्लियामेंट में जा सकता है, ना ही गवर्नर बन सकता है, ना प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है कि किसी भी देश में तुम्हें किसी भी सरकारी पोस्ट पर जाना है तो तुम्हें देश का नागरिक होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये बताने वाली बात है कि वो देश का नागरिक हो। अब यहाँ पहली क्राइटेरिया ये है कि कोई भी इंसान, ये देखो मिनिमम क्राइटेरिया होती है, मिनिमम मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है? मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम देना है, यूपीएससी, तो यूपीएससी की एग्जामिनेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और तुम ग्रेजुएट होनी चाहिए। क्या? ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब तुम किस फील्ड से ग्रेजुएट हो, क्या यूपीएससी पूछती है? नहीं। चाहे तुम साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आईटी से हो, जहां से भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुत्ते का डॉक्टर हो, हा? तुम कोई भी हो, अगर तुम ग्रेजुएट हो और तुम्हारी एज 21 साल है, तुम क्या कर सकते हो? यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। 21 साल से ऊपर है तो भी दे सकते हो, और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी दे सकते हो। ये जो 21 साल और ग्रेजुएशन है, क्या है? ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से किसी भी, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर जज बनने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी इंसान जो हो वो 10 साल तक हाई कोर्ट का क्या रहा हो? वकील रहा हो, एडवोकेट। ठीक है, देखो जब हमारा ये कोर्ट से रिलेटेड लेक्चर खत्म होगा ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जब पढ़ा लूंगा, तो वहां पर बताऊंगा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी की, लॉयर, एडवोकेट, उसके बाद तो कहते हैं बैरिस्टर, फिर प्लीडर, इन सब में क्या फर्क होता है? क्या हर कोई इंसान कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता है क्या? नहीं। अलग अलग उनके क्राइटेरिया होते हैं, उनकी अलग अलग कंडीशन होती है, वो सब मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी हम यहाँ फोकस करते हैं इस पे। तो पहली एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंसान जो हो वो मिनिमम 10 साल तक हाई कोर्ट का क्या रहा हो? वकील रहा हो। ठीक है, 10 साल तक हाई कोर्ट का वकील, मैं कह रहा हूँ एडवोकेट, लॉयर नहीं, एडवोकेट रहा हो। ठीक है, एडवोकेट यानी वो जाकर के केस वेस लड़ा हो, या या और अगर वो नहीं है तो या वो देश में कहीं पर भी, तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी एक कंडीशन है। पहला ये है तो हो सकता है, यानी जितने भी हाई कोर्ट के जो वकील होंगे वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाई कोर्ट के वकील के पास एलिजिबिलिटी हो जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एक एलिजिबिलिटी ये भी है, क्राइटेरिया ये भी है कि इंसान 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, ये भी क्राइटेरिया है, या 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो वैसे ही हाई कोर्ट के लिए पहला क्या है कि हाई कोर्ट में वो 10 साल तक वकील रहा हो, या देश में किसी भी
जो जुडिशियल ऑफिस होते हैं वहां पर 10 साल तक काम किया हो, 10 ईयर तक वर्क किया हो, एनी जुडिशियल ऑफिस, एनी जुडिशियल ऑफिस। अच्छा, जुडिशियल ऑफिस में देखो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एग्जांपल दो दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है वो भी तो न्याय, जुडिशियल मतलब क्या, जो न्याय देता हो, ठीक है, जो न्याय देता हो, जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता हो, उसकी बात कर रहा हूँ, वकील की नहीं। तो ये मत बोलना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है तो वो भी हाई कोर्ट का जज बन जाएगा, तब हाई कोर्ट का वकील क्या कर रहा है वहां पे, ठीक है, नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है ना, जज, वो भी अगर अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक सर्विस दे दिया है तो वो भी हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उसके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। या वैसे ही जो डीएम होते हैं, डीएम के आगे क्या लगा होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी बताऊंगा मजिस्ट्रेट और जज में क्या फर्क होता है, ये भी समझाऊंगा, ठीक है। तो डीएम के पास भी कुछ हद तक क्या रहती है, रेवेन्यू या लैंड से, लैंड के डिस्प्यूट से को लेकर के निर्णय देने की क्षमता रहती है डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के पास भी, ठीक है। तो कलेक्टर भी अगर 10 साल तक अपनी सर्विस कर लिया है और 3 साल तक किसी डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसमें सर्विस मतलब कि काम किया हो किसी के जज के अंडर, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए। तो ये कंडीशन समझ में आ गया क्या, कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या कंडीशन है, बहुत सिंपल सा है, तुम हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहो, जज बनने के लायक हो जाओगे, ठीक है। या कोई भी ऐसे पोस्ट पर रहो जहां पर तुम न्याय कर सको, लोगों के लिए न्याय कर सको, ठीक है। जैसे डीएम हो गया या तुम्हारा ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो गया, समझा। इन दोनों में ही कितना है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10-10 साल का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 10 साल और 5 साल का था। सुप्रीम कोर्ट में था कि भाई कोई 10 साल तक का अगर काम किया वकील है हाई कोर्ट में वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, और वो 5 साल तक अगर हाई कोर्ट में जज रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट का वो जज बन सकता है, समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया है और कोई सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आराम से बन सकता है। मैंने बोला ना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भैया 10 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में है तो ज्यादा ही बड़ा पावर है उसके पास, उसकी जो प्रेफरेंस हो जाती है ना वो ज्यादा हो जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उससे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि वो सारा का सारा सिस्टम होता है कोलिजियम, कोलिजियम 5 जजों की जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने समझाया इस चीज को कैसे वो लोग नाम को सिलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कहेगा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इसका अपॉइंटमेंट, तो हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? भाई देखो, अपॉइंटमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ना एडवाइस ली जाती है। अपॉइंटमेंट तो देखो सिंपल कहते हैं प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट एडवाइस किससे लेंगे, एडवाइस, इन्हें एडवाइस कौन देगा, एडवाइस, तो यहाँ पर एडवाइस 3 लोग देते हैं, कौन कौन, एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो, उसके बाद जिस हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, मैंने बताया ना कि हर हाई कोर्ट का अपना चीफ जस्टिस होता है, वो भी उसका रिकमेंडेशन चाहिए, और गवर्नर का, गवर्नर, ये 3 लोग मिल करके क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, किसी के नाम की सिफारिश करते हैं, और वो नाम जाता है कहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं उस जज का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताओ अपॉइंटमेंट कौन करता है डायरेक्टली, तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस या कंसल्टेशन कौन देता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर इतना क्लियर है? ओके ओके। अच्छा, अगर उनको रेजिग्नेशन देना रहेगा, रिजाइन करना रहेगा, रेजिग्नेशन, तो रिजाइन वो किसको देंगे? रिजाइन किसको, मतलब कि रेजिग्नेशन किसको देंगे? अरे भाई, हाई कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना रहेगा तो वो किसे देगा रेजिग्नेशन? जाहिर सी बात है, जिसने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर जो जज है वो इनकैपेबल हो गया है, काम करने को लेकर के निर्णय सही से नहीं दे पा रहा है, तो उसे हटाने का काम कौन करेगा? टर्मिनेट करने का काम कौन करेगा? तो टर्मिनेट किया जाएगा इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया को ला करके, उसे कहेंगे रिमूवल प्रोसेस। यानी पार्लियामेंट इसे हटाएगी। ठीक है, कौन हटाएगी? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट। समझा रहा है? ओके, हटाएगा कौन? पार्लियामेंट। इसमें क्या करवाना पड़ता है? तो भाई इसमें सेम चीज वही है कि 1/4 लोग पहले तो कहें, वोटिंग करें कि हाँ ये जो जज है, इसकी कैपेबिलिटी पर हमें डाउट है, ये अनसाउंड माइंड हो गया है, पागल हो गया है, घर के मामले को यहाँ कोर्ट में लेकर आ जाता है। और उसके बाद जब 1/4 लोग उसे हटाने की अपील कर देंगे तो 2/3 यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में ये बिल पास करवाना पड़ेगा और फिर जाकर के उन्हें हटाया जाएगा। अच्छा, इसमें लेजिस्लेचर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी विधानमंडल? क्या विधानमंडल ने सिफारिश करी थी प्रेसिडेंट को कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है? नहीं। इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही बैठते हैं, तो पार्लियामेंट ही इन्हें हटाने का प्रक्रिया सारा का सारा करती है। इतना समझ में आ गया? अच्छा बताओ, एक चीज और पूछ देगा कि जो जज होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर, तो हाई कोर्ट के जज का टेन्योर होता है 62 ईयर, ठीक है, 62 साल। लेकिन अगर हाई कोर्ट के अगर हम चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो वो होता है 65 ईयर। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 65 ईयर, और चीफ जस्टिस ऑफ सिर्फ जज ऑफ हाई कोर्ट वो 62 साल होता है, वो 62 साल। इतना क्लियर है? तो हाई कोर्ट में बताओ, हाई कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? पहले 214 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर। इनका कार्यकाल कितने टाइम पीरियड का होता है? तो 62 साल की एज तक वो क्या कर सकते हैं? अपनी सर्विस दे सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलो अब देखो, हम एक काम करते हैं कि इसमें ना जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की कुछ पावर्स के बारे में समझ लेते हैं। मतलब कि उसका जो क्षेत्राधिकार है, हाई कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में समझा था, वैसे ही हाई कोर्ट के भी कुछ पावर्स हैं। ना उनकी हाई कोर्ट पावर या टेरिटरी को या क्षेत्राधिकार को जो कहना कर सकते। तो हाई कोर्ट की पावर क्या है? कुछ ऐसे मामले हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाएंगे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो डायरेक्ट मैटर्स, पहली चीज तो है मैटर डायरेक्ट इन हाई कोर्ट। कौन कौन से मैटर है? पहली चीज कि अगर एमपी या एमएलए के इलेक्शन को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो, एमपी या एमएलए के इलेक्शन का डिस्प्यूट हो, तो डायरेक्टली कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो बना है उसके इलेक्शन में धांधली हुई है। मतलब कि उसने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए थे अपने, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। उस चीज को लेकर के हम वो मामला कहाँ उठा सकते हैं? हम हाई कोर्ट में वो मामला उठा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में मामला उठा सकते हैं।
उसके बाद अगर कंपनी से रिलेटेड कोई विवाद है, कंपनी विवाद, है ना, कंपनी डिस्प्यूट, कंपनी डिस्प्यूट, तो कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट सीधा कहा जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। कंपनी में कई सारे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, इन सब से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो। कॉपीराइट का मतलब कैसा, जैसे मान लो टाटा बनाती है नैनो, टाटा का गाड़ी क्या है, नैनो। अब यही नैनो कोई लोकल कंपनी या महिंद्रा नैनो बनाना शुरू कर दे और टाटा को बताए बिना, टाटा के परमिशन से, तो वो टाटा के नैनो को कॉपी कर रहा है, कॉपीराइट टाटा के पास है, तो टाटा क्या कर सकता है, महिंद्रा पर केस ठोक सकता है और जितना उसका लॉस हुआ है उतना वो रिकवर कर सकता है। ये केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा सीधा, ठीक है। और ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि जो लोगो होता है, मान लो टाटा का कुछ, ये तो ऐसा टेस्ला का लोगो है ना, ऐसा टेस्ला का लोगो है, और मान लो कि तुमने टेस्ला का लोगो या जो ये ऑडी का लोगो होता है, ऑडी का लोगो, ये लोगो अपने ट्रैक्टर पर लगाकर चला रहे हो और ऑडी वाला आया मालिक, या उसको कहीं से पता चला कि इंडिया में कोई कंपनी है जो अपने ट्रैक्टर को ऑडी के नाम से बेच रही है, तब तो उसके ब्रांड की बेइज्जती होने लगेगी, है, मैं तो ट्रैक्टर बनाता ही नहीं और मेरे ब्रांड का ट्रैक्टर कहाँ से बिक रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी इंडिया के कंपनी पर केस कर सकती है और कहाँ करेगी, सीधा हाई कोर्ट में डिस्प्यूट, ठीक है, ओके। और कौन सा सिचुएशन हो, कोई डिफेमेशन का अगर केस हो गया, डिफेमेशन यानी मानहानि, डिफेमेशन इसको हम कहते हैं मानहानि, मानहानि यानी अगर किसी इंसान को कोई बिना मतलब के क्या कर रहा है, वो उन्हें एक कहते हैं ना कि किसी का फोटो किसी दूसरे के साथ मॉर्फ करके उसे बदनाम कर रहा है, तो अगर किसी को कोई बिना मतलब के बदनाम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े सर लोग होते हैं, उनका वीडियो कुछ कुछ क्लिप काट करके वो यूट्यूब पे डाल देते हैं और आधी अधूरी बात को वो उसमें टैग लाइन डाल देंगे कि देखिए ये सर ने क्या कह दिया, और लाखों लोग उसको देखते हैं और फिर सर के ऊपर अलग अलग जगह से लोग केस करना शुरू कर देते हैं। तो अगर सर लोग चाहें, जिसने वो चैनल पर ये सब किया है उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस ठोक सकते हैं और केस कहाँ जाएगा, सीधा हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट में। अच्छा, जितने भी लव मैरिज या डाइवोर्स के जो केसेस होते हैं, लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज, लव मैरिज अगर तुम्हें करना है तो तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाना, सीधा हाई कोर्ट में जाना, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे ही एरिया में होता है, जैसे तुम गांव से आगे दोनों जन लड़का लड़की, और सोचो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के हम शादी कर ले और घर वालों को पता चल गया कि ये लोग भाग गए हैं, तो सीधा पहुंच जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुम्हारे पहुंचने से पहले घर वाले पहुंचे रहेंगे और वहां तुम्हें कोर्ट के बाहर ही पकड़ के बहुत घूरेंगे। इसीलिए अगर लव मैरिज करना है तो कहाँ जाना, सीधा हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट कभी भी राज्यों की राजधानी में होती है और वहां पर हाई कोर्ट तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो लव मैरिज का मामला कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में। इसी तरीके से डाइवोर्स वगैरह जो हो गया, डाइवोर्स, शादी है तो शादी के बाद डाइवोर्स भी होगा, है ना, तो डाइवोर्स का मामला भी कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है, कुछ मैटर है जो डायरेक्टली हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या पावर है, तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। दूसरी इसकी पावर क्या है, रिट इशू, रिट इशू, है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मामला है, कोई मामला है, तो आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत क्या कर सकता है, ये हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा भी कोई अगर अदर मैटर है, अदर मैटर है, तो उस पर भी रिट जारी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अदर मैटर पर रिट जारी नहीं कर सकता था,
वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही कोई मुकदमा है तो ही हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन जैसे प्रॉपर्टी का कोई मामला फंस गया तो प्रॉपर्टी के मामले पर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रिट जारी करवा सकते हैं। समझ में आया? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो, हमारे जो हाई कोर्ट होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन उसका एक अभिलेख बन जाता है, नजीर बन जाता है, वो है ना, उसका वर्डिक्ट जो रहता है वो एक तरीके का रिकॉर्ड बन जाता है। वैसे ही आर्टिकल 215 इसमें 215 में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को एक रिकॉर्ड की तरह माना जाता है। ठीक है। राज्यों में हाई कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा होता है और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा होता है। तो 215 में क्या कहा गया है? हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। यानी राज्य के अंदर सबसे बड़ा फैसला किसका है? हाई कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो मजाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे खारिज कर सके? नहीं कर सकती। उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है अगर गलत है तो। इतना क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, जब कभी भी कोई हाई कोर्ट का, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, जैसे हाई कोर्ट का जज है हाई कोर्ट का क्या है? जब ये रिटायर हो जाएगा, लेकिन जैसे 62 साल की उम्र में जज रिटायर हो गए और इनको लग रहा है कि मुझे अभी और भी काम करना है, मैं वकील तो है ही, वो केस लड़ना चाहते हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर केस लड़ सकते हैं? ये चाहेंगे हाई कोर्ट के जज तो हाई कोर्ट में ही एज अ एडवोकेट काम कर सकते हैं, प्राइवेट केसेस को ले सकते हैं, है ना, प्राइवेट केसेस को ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एज अ प्राइवेट केस को लड़ सकते हैं, एडवोकेट का काम कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट का काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज इनके सामने भाई उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन ये वहां पर जाकर के जो हाई कोर्ट का जज है उसकी पावर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की पावर सेम होती है क्या? नहीं भाई, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर लेवल, फिर उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ का जज अगर कभी यहाँ आकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को माय लॉर्ड करे तो कोर्ट की तौहीन होगी कि नहीं होगी? होगी, उसकी बेइज्जती होगी। इसीलिए कोर्ट की अवहेलना न हो, ये नियम बनाया गया है कि कोई भी रिटायर्ड जज अगर उसे वकालत करनी है और काम करना है तो वो हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कहीं पर कोई भी डाउट है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो हाई कोर्ट है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट। ठीक है? क्या हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है? अरे हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाएगा भाई? जरा कॉमन सेंस से सोचो। हाई कोर्ट हर राज्य में होता है ना? मैं इधर दिखाता हूँ, हर राज्य में होता है और हर राज्य का हेड कौन होता है? गवर्नर। ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। ओथ वैसे तो दिलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते ना कि हर राज्य में आकर के कहें अरे कौन से हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलाना है, उन्हें और भी काम रहते हैं। तो वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाता है गवर्नर। तो गवर्नर हाई कोर्ट के जजों को ओथ दिला देता है। समझ में आ गया? गवर्नर नहीं रहेंगे तब, अरे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो है ना, वो ओथ दिला देंगे। समझ में? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट